Hello friends, welcome to Geeky Bankers. So today we will start with chapter 10 Transaction Monitoring and Reporting. देखिए हमारा जो KYC AML सब्जेक्ट है IBF का, तो हमारा दो पार्ट में है, एक हो गया AML और दूसरा हो गया KYC. तो AML में जो है हमारा 10 चैप्टर है और KYC में हमारा जो है वो 6 चैप्टर है. ठीक है, तो AML का जो है आज हम लोग 10th चैप्टर पढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर जस्ट एन स्मॉल इन्फॉर्मेशन कि यदि आप IBF सर्टिफिकेशन कोई भी सर्टिफिकेशन आप कर रहे हो, करना चाह रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गिकी बैंकर्स ऐप कुड बी द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल ऑफ यू. ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो है वो चैप्टर वाइज लेक्चर वीडियोस आपको मिल जाता है, प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसके क्वेश्चंस मिल जाएंगे. ठीक है, और साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज MCQs और ये सब जो है वो मिल जाता है. कोई भी यदि क्वेरी हो आप लोगों का तो ये हमारा नंबर है कॉलिंग के लिए भी, और कुछ भी आप मतलब यदि कोर्स परचेज करते हो तो कोर्स परचेज के बाद बहुत सारा इशू आता है. जैसे मान लीजिए कि iOS में कैसे यूज़ करना है, लैपटॉप पे कैसे यूज़ करना है, कुछ आप एक्टिविटी मल्टीपल लॉगिन या कुछ करते हैं तो ब्लॉक हो जाता है तो उसको अनब्लॉक करना है. तो ये सब कुछ भी हो तो आप इस नंबर पे हमें जो है वो मैसेज कर सकते हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए ये जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, ये जो हमारा चैप्टर है वो मेनली बात करता है क्या कि ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग. ठीक है, ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग की बात करता है. तो देखिए जब भी हम रिपोर्टिंग की बात करते हैं, ठीक है, रिपोर्टिंग की बात करते हैं तो वो सभी रिपोर्ट, ऑल द रिपोर्ट विच इज़ सबमिटेड टू FIU IND जो फिनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट है, ठीक है, इंडिया की. ठीक है, तो उसको जो भी रिपोर्ट हम लोग सबमिट करते हैं तो उस रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे. क्या है रिपोर्ट, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, कब सबमिट होता है, तो ये देखना है. और मॉनिटरिंग की बात जब भी हम लोग करते हैं तो किस टाइप के ट्रांजेक्शन, मान लीजिए जो भी ट्रांजेक्शन जो है बैंक लेवल पे मॉनिटर होता है, मॉनिटर का जो है वो क्या क्या मेथड्स है, कितने टाइप का ये जो है वो मॉनिटरिंग है, तो ये सब हम लोग देखेंगे. तो नाउ द क्वेश्चन इज कि जो FIU IND को हम लोग सबमिट करते हैं रिपोर्ट्स, तो एक बार थोड़ा सा FIU IND के बारे में भी पढ़ेंगे कि FIU IND क्या है, कैसे बना, क्यों बना. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं. ठीक है, तो आइए थोड़ा सा पहले FIU IND के बारे में पढ़ेंगे और देन जो है वो जो भी हमारा है इसमें डिफरेंट रिपोर्ट्स और मॉनिटरिंग उसके बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए FIU IND क्या है, फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इज दी Central National Agency responsible for receiving, processing, analyzing and disseminating information relating to suspect financial transaction to enforce agencies and foreign FIUs. क्या है कि ये जो हमारा फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है कि इस डिफरेंट टाइप्स का जो है रिपोर्ट यहाँ सबमिट किया जाता है. और ये क्या करता है, FIU IND क्या करता है, तो उस रिपोर्ट को रिसीव करने के बाद प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है, डिसेमिनेटिंग मतलब कि उसको जो है डिफरेंट जो एजेंसीज है उसके साथ शेयर करता है. ठीक है, रिलेटिंग टू सस्पेक्ट फिनेंशियल ट्रांजेक्शन टू इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड फॉरेन FIUs. वो डिसेमिनेटिंग किसके साथ करता है, जो हमारे देश में जो डिफरेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और जो फॉरेन FIUs हैं उसके साथ उस रिपोर्ट को साझा करते हैं. तो इतना तो समझ में आ गया कि FIU IND क्या है, मोटा मोटा समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट देखिए क्या है कि FIU IND वॉज set up by the government of India on 18th नवंबर 2004. ठीक है, और आपको यदि FIU IND के बारे में ज़्यादा जानना हो तो सिंपल इसका जो वेबसाइट है ना, ये वेबसाइट है FIU
fiuindia.gov.in, fiuindia.gov.in एक बार विजिट कर सकते हैं, मन हो तो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि क्या है कि FIU इंडिया इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेटिंग एंड स्ट्रेंथनिंग एफर्ट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन एंड enforcement agencies in pursuing the global effort against money laundering and financing of terrorism। दूसरा क्या है कि देखिए ये जो फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है ना, वो बहुत सारे कंट्री में और है, तो वो आपस में क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन है, जो क्रॉस बॉर्डर इशूज़ हैं, ठीक है, कि मान लीजिए यहाँ का इंडिया का कोई पर्सन पाकिस्तान के किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में फंडिंग कर रहा है, या पाकिस्तान मैंने ऐसे रिलेटिंग टर्म में लिया नाम, ठीक है ना, मान लीजिए किसी भी कंट्री का हमारे यहाँ यदि कोई टेरर एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, यहाँ पे पैसा डंप कर रहे हैं, तो अब जिस भी कंट्री से ऐसा हो रहा है तो हमारा जो FIU है वो उसके साथ टेकअप करेगा ना कंसर्न कंट्री के साथ। तो इसीलिए ये जो FIUs हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन का जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। तो पहला काम तो हुआ कि रिपोर्ट रिसीव करके हमारे देश में उसको एनालाइज करना और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या फॉरेन FIUs को शेयर करना। दूसरा है कि FIU-IND क्या है कि कोऑर्डिनेट और करता है दूसरे देशों के FIUs के साथ। नेक्स्ट क्या है कि FIU-IND इज एन independent body reporting directly to the Economic Intelligence Council headed by the Finance Minister। अब इसका पावर देखिए कितना है कि ये जो जहाँ पर भी ये रिपोर्ट करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, ठीक है, इसको ये रिपोर्ट करता है और ये डायरेक्टली किसके द्वारा हेडेड है, तो फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा हेडेड है, ठीक है। फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट are specialized government agencies created to act as an interface between financial sector and law enforcement agency। ये भी बहुत अच्छा है। FIU क्या करता है, मान लीजिए कि हमारा जो बैंक में मान लीजिए यदि कुछ बैंकिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यदि ये मिसयूज हो रहा है किसी के भी द्वारा, तो वो एक तरीके का क्या है कि एक पुल का काम करता है, कहाँ पे, फिनेंशियल सेक्टर, ठीक है, ये फिनेंशियल सेक्टर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के बीच में, ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है दोनों के बीच में, ठीक है। देखिए और क्या कि फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली व्हाट सस्पिशियस फिनेंशियल ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू मनी लॉन्ड्रिंग, फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड प्रोलिफरेशन फिनेंसिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग तो आप लोग समझ ही गए, टेररिज्म भी समझते हैं, फिनेंसिंग, लेकिन ये प्रोलिफरेशन फिनेंसिंग नया आ गया तो थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। तो क्या है, एक बार इसको अगेन देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फिनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आर स्पेशलाइज्ड गवर्नमेंट एजेंसीज क्रिएटेड टू एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन फिनेंशियल सेक्टर एंड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फॉर collecting, analyzing, disseminating information particularly about suspicious financial transaction pertaining to money laundering, terrorism financing and proliferation financing। तो इस सब से रिलेटेड जो भी कुछ है, ठीक है, तो उसको ये एनालाइज करता है और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ ये इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। बाद में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को लगता है कि कुछ किया जाना चाहिए तो वो करते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं भी कोई भी एक्टिविटी करना है तो पैसा तो है ही है ना, ठीक है। एक बार फंड्स का जो है वो पता लग गया तो और दूसरी चीज़ें भी पता लग जाएगी। यहाँ पे एक टर्म था प्रोलिफरेशन फिनेंसिंग। तो प्रोलिफरेशन फिनेंसिंग देखिए क्या होता है। इट रेफर्स टू द फिनेंशियल सपोर्ट फॉर द स्प्रेड और डेवलपमेंट ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMDs एंड देयर डिलीवरी सिस्टम। सिंपल वर्ड में बोले तो प्रोलिफरेशन फिनेंसिंग का मतलब हुआ कि यदि कोई भी कंट्री, मतलब कंट्री लेवल पे, स्टेट लेवल पे या फिर आपको इंडिविजुअल बेसिस पे, ग्रुप लेवल पे
मास डिस्ट्रक्शन वेपन यदि बना रहा है तो उसके लिए जो मान लीजिए जो फंड है, यदि फिनेंशियल सपोर्ट हो रहा है, फंड प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उस पर भी जो है वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है वो वॉच रखता है। और जैसे अब हम बात करेंगे कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या है, तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इज न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन, ठीक है, ये सब जो है वो मास डिस्ट्रक्शन वेपन है। और मास डिस्ट्रक्शन वेपन के लिए जो है वो फंडिंग को रोकना जो है वो FIU का काम है, ठीक है। अगेन मैंने लिखा हुआ है कि प्रोलिफरेशन फिनेंसिंग इज अ सीरियस ग्लोबल कंसर्न बिकॉज इट कैन कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ dangerous weapons and pose significant threats to international security and peace. To combat this, countries and organizations implement strict financial regulations and sanctions to prevent fund from being used for such purposes. ठीक है, कि इसको कम्बैट करने के लिए जो कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्ट्रिक्ट फिनेंशियल रेगुलेशंस जो है वो ला रहे हैं या है सबके कंट्री में, और FIU का काम है, हमारे देश में जो FIU IND यूनिट है तो इसका काम है कि ऐसे प्रोलिफरेशन फाइनेंसिंग को रोका जाए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए FIU IND को जो हम लोग रिपोर्ट सबमिट करते हैं, हम लोग मतलब हुआ जो बैंक रिपोर्ट सबमिट कर रहा है वो किस टाइप का रिपोर्ट सबमिट करता है, तो सबसे पहले सबमिट करता है कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट एंड काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये 5 टाइप हैं। इसके बाद भी रिपोर्ट्स जो है वो शेयर किया जाता है, बट दीज आर द इम्पोर्टेंट वन, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे। कैश ट्रांजेक्शन, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, क्रॉस बॉर्डर, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट एंड काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट, ठीक है। तो एक बार इसको करेंगे, ठीक है। देखिए व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ FIU IND, तो देखिए FIU IND में जो है डिफरेंट जो हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं इंडिया में, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पे जो है वो पोस्ट किए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, वहाँ पे उनकी पोस्टिंग होती है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की यदि हम बात करें तो FIU IND इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी हेडेड बाय डायरेक्टर, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी बॉडी हेडेड बाय डायरेक्टर। पर्सनली इन दिस यूनिट आर बीइंग इंडक्टेड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, नेमली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स CBEC से, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, SEBI से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज से। तो ये सारे एजेंसीज से वहाँ पे ऑफिसर जो है वो पोस्ट किए जाते हैं, पोस्टिंग दी जाती है उनको, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की जहाँ तक बात हम कर रहे थे FIU IND का। दूसरा क्या है कि एक बार ना इसका हम FATF कनेक्शन भी देख रहे थे कि FIU जो मान लीजिए हर कंट्री में बना वो कैसे, तो FATF का रिकमेंडेशन था, रिकमेंडेशन 29 सेज दैट कंट्री शुड सेट अप a financial intelligence unit that act as a central hub for receiving, analyzing report of suspicious transaction and other relevant information about money laundering related to crimes and terrorist financing. The FIU should be able to request more information from reporting entities and should have quick access to financial, administrative, law enforcement information to do its job effectively. देखो यदि आप इसका स्ट्रक्चर देखो तो FIU IND कैसा है कि एक FIU IND है, ये अपने में भी इतना पावरफुल है कि ये डायरेक्ट जो है वो फिनेंस मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है, ठीक है, जो फिनेंशियल एक्टिविटी के लिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डिफरेंट बैंक जो है वो यहाँ पे रिपोर्ट डाल रहा है। अब यहाँ पे रिपोर्ट देने के बाद विद इन FIU भी जितने भी हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं इंपॉर्टेंट, चाहे वो SEBI हो, CBDT हो, ठीक है, RBI है, CBEC है, तो सबके रिप्रेजेंटेटिव उधर है बैठे हुए, ठीक है। तो वहाँ पर जो है जो भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को एक्शन लेना है किसी भी रिपोर्ट के अगेंस्ट में तो वो कर सकते हैं। और ऊपर से जो है इनके पास जो ये मेंबर है FIU किसको रिपोर्ट करता है, तो अभी बताया था ना, ये इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल, ठीक है, हेडेड बाय
फिनेंस मिनिस्टर। तो ये रिपोर्ट किसको करते हैं? तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या है एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा और कि FIUIND में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, तो ऊपर में तो कुछ के नाम हम लोग देखे हैं, कुछ के और नाम देख लीजिए, जैसे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो डायरेक्टली काम करते हैं FIU के साथ, ED, आपकी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, स्टेट पुलिस, ठीक है, सारे स्टेट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, फॉरेनर डिवीजन MHA एंड ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। मतलब जो भी इंपॉर्टेंट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, ठीक है, वो सभी के साथ जो है वो FIU काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और इंटरनेशनली जो है ये किस किस के साथ काम करते हैं? तो फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो गया, यूरेशियन ग्रुप ऑन कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी ग्रुप है, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एंड एगमॉन्ट ग्रुप। तो इस सभी के साथ भी जो है ये लोग काम करते हैं। ठीक है, मतलब FIU काम करता है। तो ये हमारा हो गया इंडियन या नेशनल, और ये हो गया इंटरनेशनल। ठीक है, रिपोर्ट जब भी सेंड किया जाता है FIUIND को, वो हमेशा डायरेक्टर के ही नाम से किया जाता है। और पता है उसके लिए भी ना रूल है, यदि आप देखेंगे तो PMLA का जो रूल्स 3 and 7 है, रूल्स 3 एंड रूल्स 7 PMLA का, तो एज पर दिस रूल की रिपोर्ट विल ऑलवेज बी शेयर्ड विथ डायरेक्टर ऑफ FIUIND। ठीक है, उनका ये एड्रेस रहा, 6th फ्लोर होटल सम्राट, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली, और ये इनका वेबसाइट है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि FIUIND के लिए इतनी जानकारी जो है वो सफिशिएंट है एक बैकग्राउंड पर्पस के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो चलते हैं चैप्टर की तरफ। आइए, तो सबसे पहला रिपोर्ट जब आता है तो वो रिपोर्ट है हमारा कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। ठीक है, CTR जिसको हम लोग बोलते हैं, CTR। देखिए CTR, अब हमारा जो ये रिपोर्ट है इसका मेन पर्पस क्या है? तो सबसे मेन पर्पस है टू मॉनिटर लार्ज कैश ट्रांजेक्शन्स एंड डिटेक्ट सस्पिशियस एक्टिविटीज। ठीक है, कि लार्ज कैश ट्रांजेक्शन और सस्पिशियस एक्टिविटीज को जो है मॉनिटर करना। दूसरा, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, और फिनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को भी प्रिवेंट करना, कि टेररिज्म फिनेंसिंग में तो पैसा कोई नहीं लगा रहा है। तो मेनली हमारा ये है। अब क्या है कि थ्रेशोल्ड लिमिट, आइए इसको अच्छे से देखते हैं। क्या है कि ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स ऑफ द वैल्यू ऑफ मोर देन ₹10 लाख और इट्स इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी, मतलब 10 लाख रुपए से ज़्यादा। ठीक है, 10 लाख रुपए से ज़्यादा, चाहे वो इंडियन में 10 लाख हो और फॉरेन करेंसीज में भी उसका इक्विवेलेंट अमाउंट जो भी है 10 लाख से ज़्यादा होगा, तो वो ट्रांजेक्शन यदि कैश में हुआ है तो विल बी रिपोर्टेड टू FIUIND। सेकेंड क्या है कि इफ देयर आर सेवरल कैश ट्रांजेक्शन लिंक्ड टुगेदर each below 10 lakh rupees but their total value within a month adds up to more than 10 lakh rupees, they should be considered one large transaction। मतलब ये हुआ कि कोई चालाक आदमी ये सोच रहा है कि मैं ना 5 लाख का एक ट्रांजेक्शन करूं, 3 लाख का एक ट्रांजेक्शन कर लिया और 3 लाख का एक ट्रांजेक्शन और कर लिया, तो टोटल अब वो सोच रहा है कि 10 लाख से कम FIUIND में जाएगा नहीं। तो नहीं भाई, एक ही आदमी ने एक ही अकाउंट से यदि ये देन लेन हो रहा है तो टोटल कितना होगा? 5, 3, 8, 3, 11 हो गया, टोटल मिला करके 11 लाख हुआ ना। तो ये 11 लाख जो हो गया तो ग्रेटर देन 10 लाख है, तो विल बी रिपोर्टेड टू FIUIND। ठीक है, कि जो भी लिंक्ड ट्रांजेक्शन है, ठीक है, चाहे वो उसका इंडिविजुअली वो ट्रांजेक्शन जो है वो 10 लाख से कम का किया गया हो, लेकिन यदि मिला करके टोटल सम जो है वो 10 लाख से ऊपर है तो विल बी रिपोर्टेड टू FIUIND। While filling CTR, details of individual transaction below ₹50,000 need not to be furnished। यदि 50,000 से कम का कोई ट्रांजेक्शन है तो फर्निश नहीं होगा, 10 लाख से ऊपर वाला ही हमेशा हम लोग उसको रिपोर्ट करेंगे। CTR should contain only the transactions carried out by the bank on behalf of their client customer excluding transaction between the internal accounts of the bank। मतलब ये कि
मान लीजिए ये बैंक है और ये कस्टमर है, तो कस्टमर और बैंक के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा, कस्टमर और बैंक के बीच में मतलब क्या हुआ कि बैंक में मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में एक अकाउंट मेंटेन कर रहा है XYZ, ठीक है, कुछ भी मेंटेन, एक अकाउंट मेंटेन कर रहा है। अब उस अकाउंट से यदि वो बाहर के अदर देन पीएनबी वो यदि 5 लाख रुपया मान लीजिए भेज रहा है या रिसीव कर रहा है, या 4 लाख रुपया भेज रहा है रिसीव कर रहा है, तो ये ट्रांजेक्शन जो है, ठीक है, कैश में यदि है तो वो काउंट होगा। लेकिन इंटरनली यदि ये हो रहा है, ठीक है, कि विद इन द बैंक यदि वो हो रहा है तो वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ए समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट फॉर द बैंक एज अ होल शुड बी कंपाइल्ड by the principal officer of the bank every month in physical form as per the format specified. The summary should be signed by the principal officer and submitted to FIU-IND. एक बात और समझ लीजिए, जो भी रिपोर्ट FIU-IND को जाता है, ठीक है, जो भी रिपोर्ट जा रहा है, चाहे वो CTR हो, STR हो, क्रॉस बॉर्डर वाला है, नॉन वो जो ये है हमारा यहाँ पर था ना रिपोर्ट, हाँ, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला, तो ये सारे रिपोर्ट्स ना जो प्रिंसिपल ऑफिसर हैं, ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफिसर ही साइन करेंगे, ठीक है, उन्हीं के साइन से ये सारे जो है वो जाते हैं, लगभग सारे, ठीक है, क्योंकि वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो FIU-IND करेगा तो वो प्रिंसिपल ऑफिसर को ही ढूंढेगा, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के साइन से सारा रिपोर्ट जाता है, ठीक है। तो all cash transactions where fake or counterfeit currency notes have been used as real or where any document or valuable security has been forged to make the transaction happen. CTR में जो है वो हम लोग जहाँ पे काउंटरफिट करेंसी या फेक करेंसी यूज हुआ है या सिक्योरिटीज को फर्ज किया गया है, तो वो सारा ट्रांजेक्शन भी जो है हम उसमें इंक्लूड करेंगे। तो CTR का क्राइटेरिया क्या क्या हो गया? पहला क्राइटेरिया हुआ कि 10 लाख रुपया जो है इंडिया में या उसके इक्विवेलेंस फॉरेन करेंसी का हुआ है, तो 10 लाख रुपया मान लीजिए इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन वो एक लाख का ही 15 बार कर लिया तो 15 लाख हो गया। तो जो लिंक्ड ट्रांजेक्शन है टोटल उस मंथ में यदि 10 लाख से ज़्यादा जा रहा है तो दैट विल बी रिपोर्टेड। तीसरा क्या हमने पढ़ा कि 50,000 से नीचे वाला जो है वो रिपोर्ट नहीं होगा। उसके बाद हमने देखा कि जो बैंक और कस्टमर के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उसी को हम लोग कॉल करेंगे, मतलब काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जहाँ पे काउंटरफिट करेंसी यूज हुआ है या फिर सिक्योरिटी को फर्ज करके कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, तो हम उसको इंक्लूड करेंगे FIU-IND के रिपोर्ट में। और ये सारे रिपोर्ट जो है वो प्रिंसिपल ऑफिसर जो भी बैंक का है उसके साइन से ही जाता है, क्योंकि वही एक सिंगल कॉन्टैक्ट होगा बैंक के साइड से FIU-IND के लिए, ठीक है। अब देखिए CTR should be available for audit purpose. तो एक कॉपी ऑफ द मंथली CTR सबमिटेड टू FIU इंडिया should be available for auditors and inspectors. देखिए क्या है कि बैंक में जब ऑडिट होता है ना, ठीक है, चाहे वो स्टैट्यूटरी ऑडिट हो या और भी दूसरे रेगुलेटर्स कोई भेज रहा है, तो क्या होगा कि ये ना CTR रिपोर्ट जो आप भेजे हो FIU-IND को, तो दैट शुड बी अवेलेबल विथ यू, ठीक है, बैंक के पास होना चाहिए जिसको वो स्क्रूटनी कर सकता है। उसके बाद क्या है कि कौन, मतलब जो आप रिपोर्ट डाल रहे हैं उसमें क्या क्या है, तो जो हम लोग मैंडेटरी फील्ड जो है जैसे डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन अमाउंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ कस्टमर, अकाउंट नंबर, पैन नंबर, तो ये सारा फील्ड जो है वो उसमें रहता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या है कि CTR का यदि हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या है कि ये मंथली सबमिट होता है और हर महीना, मतलब यदि मान लीजिए अभी कौन सा मंथ है, अगस्त है, तो ये रिपोर्ट अगस्त का जो रिपोर्ट है वो सितंबर 15 तक, 15 सितंबर तक विल बी सबमिटेड, 15 सितंबर तक सबमिट करना पड़ेगा। सबमिशन फॉर्मेट क्या है? CTR मस्ट बी फिल्ड इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय FIU-IND. इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग थ्रू द FIU-IND's ऑनलाइन पोर्टल इज मैंडेटरी। तो ऑनलाइन पोर्टल जो है ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा भी करेंगे और शायद साइन करके भी भेजा जाता है। अभी के लिए मुझे लग रहा है ना कि शायद पोर्टल से ही सबमिट करने पे कंप्लीट हो जाता है, शायद वही बस पोर्टल पे डाल दिया हो गया, ठीक है, शायद स्कैन करके वहीं पे वो अपलोड करना पड़ता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। रिकॉर्ड्स कीपिंग,
तो रिकॉर्ड कीपिंग की जब हम बात करते हैं तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन फॉर अ मिनिमम ऑफ 10 ईयर्स। 10 साल तक आपको उस रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारा CTR कंप्लीट होता है। एक बार अगेन रिवाइज करते हैं। 10 लाख रुपया फॉरेन करेंसी में या इंडियन करेंसी में इक्विवेलेंट आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। लिंक्ड ट्रांजेक्शन भी होगा, यदि कोई ब्रेक कर करके वो डाल रहा है लेकिन 10 लाख से ऊपर जा रहा है उसका मंथली, तो वो भी रिपोर्ट होगा। 50,000 से नीचे वाला नहीं करेंगे रिपोर्ट। उसके बाद था क्या कि बैंक और कस्टमर के बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वही ट्रांजेक्शन CTR में काउंट किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफिसर इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द CTR रिपोर्ट्स। किसी को भी वो मतलब क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं वो मेंशन होता है, उनके पास इसका आंसर होना चाहिए। और जहाँ पे भी फेक करेंसी का यूज़ हुआ है, ठीक है, यूज़ करके ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो भी रिपोर्ट होगा। और जो CTR रिपोर्ट है वो ऑडिटर और इंस्पेक्टर के लिए अवेलेबल होना चाहिए आपके बैंक में। डिटेल क्या क्या है तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन अमाउंट, नेम एड्रेस ऑफ कस्टमर, अकाउंट नंबर, पैन नंबर, ये सब जो है वो रहता है इसमें। फ्रीक्वेंसी मंथली है और फॉलोइंग मंथ में यदि इस महीने का करना है तो अगले मंथ के 15 तारीख तक आपको कर देना है उसको सबमिट। और ये जो है वो क्या है कि FIUIND का जो ऑनलाइन पोर्टल है आजकल उसी के थ्रू से ये होता है। रिकॉर्ड कीपिंग की जब हम बात करते हैं तो रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो 10 साल है। तो ये सारा CTR का हो गया। चलिए अब हम लोग STR का पढ़ेंगे। देखिए STR क्या है कि देखिए इन द PMLA रूल्स 2005 an STR is defined according to the rules. A suspicious transaction includes any transaction, even an attempted one, whether in cash or note, that seems unusual or questionable to someone acting with honest intention. क्या हुआ इसका मतलब? देखिए सस्पिशियस ट्रांजेक्शन क्या है ना कि आप सिंपल यदि मैं एक लाइन में बोलूं तो क्या है कि आपका जो कस्टमर है और उसका जो ट्रांजेक्शन है वो दोनों उसके प्रोफाइल से मैच नहीं करता हो। उसके प्रोफाइल से यदि मैच नहीं करेगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो ट्रांजेक्शन क्या होगा, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में आएगा। ठीक है, बहुत सारा अभी एग्जाम्पल हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए जैसे raises a reasonable suspicion that it might involve money from illegal activities regardless of the amount। मान लीजिए कि कोई आपके यहाँ अकाउंट ओपन करने आता है और पता है STR के बारे में यदि हम बात करें, ठीक है, तो इसका जो पैरामीटर्स है कि STR किस किस पैरामीटर पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं, तो मैंने इसमें कल मैं देख रहा था सेबी का गाइडलाइंस जो है तो मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ है, आगे हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन यदि मैं आपको एकदम शॉर्ट बताऊं तो क्या है कि आपका जो कस्टमर है उसका जो डिक्लेयर्ड इनकम सोर्स है, मान लीजिए कोई बोलता है मैं सैलरीड पर्सन हूं और मैं 50,000 पाता हूं मंथली, ठीक है। अब मान लीजिए कि लेकिन उसके अकाउंट में आप देख रहे हो क्या कि 2 लाख रुपया पर महीने का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो भाई उसके प्रोफाइल से मैच तो नहीं कर रहा ना, वो उसके प्रोफाइल से मैच तो नहीं कर रहा। या मान लीजिए कि कोई बोलता है मैं सैलरीड क्लास का बंदा हूं और उसके अकाउंट में आप देख रहे हो डेली 2-3 हज़ार रुपया आ रहा है जा रहा है, मतलब सैलरीड में मान लीजिए वो 50,000 बताया है आपको और डेली आप देख रहे हो 10-20 हज़ार का ट्रांजेक्शन डेली का हो रहा है। नहीं, ये तो करंट अकाउंट में यदि कोई बिजनेसमैन है मान लीजिए वो पैसा रिसीव कर रहा है तो होना चाहिए, नहीं तो क्यों होगा, है कि नहीं, नहीं तो क्यों होगा। ठीक है, तो क्या है कि raises a reasonable suspicion that it might involve money from illegal activities regardless of the amount, appears unusually complex without a clear explanation, lacks a valid economic reason or legitimate purpose, and raises a reasonable suspicion that it might be funding terrorism related activities। ठीक है, चलिए इसको ना हम लोग अभी जब आगे पढ़ेंगे ना तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। ठीक है, इसको पहले देखिए क्या है कि ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग फिनेंसिंग ऑफ एक्टिविटीज रिलेटेड टू टेररिज्म, ठीक है, includes transaction funds suspected to be linked or related to or to be used for terrorism, terrorist act or by terrorist organization or those who finance are attempting to finance terrorism।
क्या है कि STR में वो भी आएगा कि मान लीजिए हमने किसी को देखा कि क्रॉस बॉर्डर जो है वो वायर ट्रांसफर कर रहा है, और वायर ट्रांसफर कर रहा है और बाद में पता चलता है कि मतलब कहीं से भी आपको, जैसे मान लीजिए कि आता है आपके पास कि आपके यहाँ ये अकाउंट है, ये यहाँ मतलब इससे पैसा रिमिट होके आ रहा था हमारे यहाँ, मान लीजिए कि USA से एक मेल आ गया किसी ABC XYZ बैंक ऑफ इंडिया में, XYZ कोई बैंक है इंडिया का, वहाँ पे मेल आया कि आपके यहाँ का कोई रिमीटर बंदा है जो यहाँ पर ना इस अकाउंट पे फंडिंग कर रहा था, तो वो टेररिज्म फिनेंसिंग हो गया ना। या आपका ही लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बोलता है कि भाई ये अकाउंट जो है उसको ब्लॉक करो अभी के अभी, वहाँ से टेरर फंडिंग के लिए जो है वो पैसा जा रहा था, ठीक है, तो वो भी है सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में जो है वो आएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे CTR जो है वो साइन होता था, जो फर्निश होता था किसके द्वारा, प्रिंसिपल ऑफिसर के द्वारा, तो STR भी जो है वो उसी के द्वारा जो है, प्रिंसिपल ऑफिसर विल ओनली बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस रिपोर्ट। एक बात और, किसी भी ट्रांजेक्शन को प्रिंसिपल ऑफिसर सस्पिशियस क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं, ही शुड हैव वैलिड रीजन, जो भी पैरामीटर्स है ना, ठीक है, तो मैच करना चाहिए कि भाई किस पैरामीटर के अकॉर्डिंग या किस बेसिस पे वो जो है वो उसको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर रिपोर्टिंग, STR शुड बी फिल्ड इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स टू बिलीव दैट अ ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स प्रोसीड्स ऑफ क्राइम regardless of the transaction amount or threshold limit specified in the PMLA Act। लगे किसी भी तरीके से लगे कि भाई क्राइम के लिए है तो अमाउंट से हमको मतलब नहीं है, ठीक है, ये जो है वो STR में जाएगा। While determining suspicious transactions, banks should be guided by definition of suspicious transaction contained in the PMLA rules as amended from time to time। तो जो भी अपडेटेड अलर्ट मतलब जो भी अपडेटेड रूल्स हैं एज पर PMLA, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, it is likely that in some cases transactions are abandoned, aborted by customer on being asked to give some details or to provide document। मान लीजिए कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जो कस्टमर कंप्लीट नहीं करता है, जब उसे मान लीजिए एडिशनल डिटेल के बारे में पूछा जाता है तो वो भी क्या आएगा, सस्पिशियस, एकदम सस्पिशियस होगा ना। आपके पास एक कस्टमर आया नेफ्ट करने के लिए कि मुझे 50 लाख का नेफ्ट या 10 लाख का नेफ्ट जो है वो कर दो इस नंबर पे। आप जब पूछे कि भाई किसको कर रहे हो, क्या है, आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो वो क्या करेगा कि आप तब वो बोलते हैं नहीं मुझे नेफ्ट करना ही नहीं है, तो वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में आएगा। नेक्स्ट क्या है, इट इज क्लैरिफाइड दैट बैंक शुड रिपोर्ट ऑल सच अटेम्प्टेड ट्रांजेक्शन इन STR इवन इफ नॉट कंप्लीटेड बाय कस्टमर्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, ठीक है, जो भी कंप्लीट नहीं हुआ तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रांजेक्शन जो है बैंक क्या करेगा, उसको रिपोर्ट करेगा। बैंक शुड नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ऑपरेशन इन अकाउंट वेयर एन STR हैज बीन मेड। Bank and their employees should keep the fact of furnishing of STR strictly confidential as required under PML rules. It should be ensured that there is no tipping off to the customer at any level। अब क्या है कि मान लीजिए कोई ABC कस्टमर है और मान लीजिए आपने अगस्त महीने में उसका कुछ ट्रांजेक्शन को आपने STR कैटेगरी में डाल दिया। अब STR कैटेगरी में डाल दिया तो अब हम ABC को बताने तो नहीं जाएंगे कि भाई तुम्हारा जो है ट्रांजेक्शन ये कर दिया, और ना हम अबॉर्ट करेंगे ना उसका कुछ रोकेंगे कि उसका कुछ भी लिमिट कम कर दिया या कुछ भी नहीं। वो एज इट इज जो है वो ट्रांजेक्शन जो है वो करता रहेगा, ठीक है, वो एज इट इज जो है वो ट्रांजेक्शन जो है वो करता रहेगा, ठीक है। और ना ही किसी भी लेवल पे ये बात कस्टमर तक जाएगा कि भाई STR में उसका जो है वो हम लोग दिए हैं, उसका नाम गया है या उससे रिलेटेड हम लोग कुछ भेजे हैं, तो STR में उसका नाम गया है या नहीं गया है, तो ये किसी भी लेवल से कस्टमर को डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए और उसका अकाउंट जो है एज इट इज उसका ऑपरेशन चलता रहेगा, कहीं पे एबोर्ट कुछ नहीं करना है, ठीक है। टाइमिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि पीरियोडिसिटी एज एंड व्हेन मतलब जब भी कभी आपको लगता है कि ये सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है, मान लीजिए कि टुडे इज 26, आज मुझे लग गया कि ये ना सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है, तो मैं विद इन 7 डेज, आज हमें पता चला ना, तो विद इन 7 डेज मैं FIUIND को रिपोर्ट कर दूंगा। तो टाइमलाइन क्या होता है कि विद इन 7 डेज ऑफ ट्रांजेक्शन डिटरमाइंड एज सस्पिशियस,
और दूसरा क्या है, कब करेंगे, तो ऐसा नहीं कि मंथली करेंगे, भाई मंथली जब मिलेगा सस्पिशियस ट्रांजेक्शन तभी ना करोगे, तो ये एज एंड वेन होता है, मतलब जब मिला तभी कर दिया कि हाँ ये सस्पिशियस है या ये सस्पिशियस नहीं है। नेक्स्ट क्या है, केवाईसी एएमएल अवेयरनेस प्रोग्राम, अवेयरनेस एंड अलर्ट्स। देखिए, बैंक शुड यूज द लिस्ट ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटीज प्रोवाइडेड इन एनेक्सर डी ऑफ आईबीएस गाइडेंस नोट फॉर बैंक्स 2009 to improve their KYC AML awareness and help identify and alert suspicious transaction। जो भी वहाँ पे पैरामीटर है, ठीक है, तो उसको अपने सिस्टम में जो है इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा कि ठीक है, केवाईसी में अवेयरनेस एंड अलर्ट जो भी होगा तो पैरामीटर के अकॉर्डिंग सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करेंगे, या जो भी उस पैटर्न को मैच करेगा तो देन अलर्ट्स विल बी जनरेटेड। कॉन्फिडेंशियलिटी एंड रिस्ट्रिक्शंस, तो वही है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन, मान लीजिए कोई एबीसी कस्टमर है और उसका कोई ट्रांजैक्शन किसी मंथ में मान लीजिए उसको हम एसटीआर रिपोर्ट में डाल दिया, 10 लाख से ज़्यादा किया, तो ऐसा नहीं कि उस पर अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, नहीं, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। और साथ ही साथ क्या है कि उसको कुछ हमें बताना भी नहीं है। द फैक्ट ऑफ फिलिंग एन एसटीआर मस्ट बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल विद नो टिपिंग ऑफ टू द कस्टमर एट एनी लेवल, ठीक है। अलर्ट मैकेनिज्म, banks should use advanced software that sends alert when transaction don't match the customer risk category और updated profile। मान लीजिए कि कोई लो रिस्क कैटेगरी में आपने रखा हुआ है, तो ज़्यादा उम्मीद कि वो सैलरीड पर्सन होगा, लेकिन आप देख रहे हो कि अचानक एक स्पाइक आ जाता है, उसमें हम देख रहे हैं कि हर मंथ जो है वो 50 लाख 40 लाख का वो कर रहा है, मान लीजिए कुछ भी जो उसके प्रोफाइल से मैच नहीं करता है। मान लीजिए किसी का इनकम 5 लाख है, 5 लाख नहीं, मतलब मंथली इनकम आप मान लो 1 लाख है, ठीक है। अब 1 लाख से ±20% तक चलेगा, लेकिन एकाएक हम देखने लगे कि वो 5 लाख का ट्रांजैक्शन करने लगे हर मंथ, तो फिर तो इस कैटेगरी में हम उसे डालेंगे ना, अलर्ट तो आएगा। अब वो फॉल्स पॉजिटिव भी अलर्ट हो सकता है और वो जेन्यून अलर्ट भी हो सकता है। तो अलर्ट्स फॉर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन शुड बी जनरेटेड बेस्ड ऑन अ लिस्ट ऑफ सस्पिशियस एक्टिविटीज, रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग पैरामीटर्स एंड अलर्ट इंडिकेटर्स। इसके बेस पे अलर्ट जनरेट होगा। रिकॉर्डिंग सस्पिशन, द प्रिंसिपल ऑफिसर मस्ट रिकॉर्ड इन राइटिंग व्हाई अ ट्रांजैक्शन इज कंसीडर्ड सस्पिशियस। जो मैंने आपको बताया कि किसी भी कस्टमर को जब मैं ट्रांजैक्शन को, ठीक है, किसी भी ट्रांजैक्शन को जब मैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शन डिक्लेयर कर रहा हूं तो देयर शुड बी वैलिड प्रूफ, ठीक है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफिसर के पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि क्यों वो डिक्लेयर कर रहा है। नेक्स्ट क्या है कि पैरामीटर फॉर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन। अब इसको अच्छे से देखिए, जब भी हम पैरामीटर की बात करते हैं, ठीक है, तो किसी भी ट्रांजैक्शन को डिक्लेयर करने में नंबर्स ऑफ पैरामीटर है, मेरे हिसाब से टोटल 170 अराउंड है, ठीक है, 170 अराउंड है, ठीक है। तो एसटीआर जैसे है क्या कि आइडेंटिटी ऑफ क्लाइंट पता नहीं चले, false identification documents which could not be verified within reasonable time, none face to face client कभी मिले ही नहीं है, dot over the real beneficiary of the account opened with names very close to the established business entities, fake टाइप का लगे, तो ये सब क्या है हमारा एसटीआर पैरामीटर है। अब सस्पिशियस बैकग्राउंड की बात करें तो और लिंक्स विथ नॉन क्रिमिनल्स। अब मान लीजिए जो आपको पता चले कि कोई क्रिमिनल है और उसके साथ इसका लिंक्ड है, तो भी हम उसको सस्पिशियस मानेंगे। मल्टीपल अकाउंट्स, लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट हैविंग अ कॉमन अकाउंट होल्डर, इंट्रोड्यूसर और ऑथोराइज सिग्नेटरी विद नो रेशनल, तो इस सब में भी क्या होगा कि हम इसको सस्पिशियस मानेंगे। अनएक्सप्लेन ट्रांसफर बिटवीन मल्टीपल अकाउंट विथ नो रेशनल, मतलब यदि ट्रांसफर हो रहा है डिफरेंट अकाउंट के बीच में और वो सही से बता नहीं पा रहा है कि क्यों कर रहा है, तो भी वो सस्पिशियस होगा। एक्टिविटी इन अकाउंट्स, जैसे आप देखिए अनयूजुअल एक्टिविटी कंपेयर टू प्रीवियस ट्रांजैक्शन, क्लाइंट यूजिंग डिफरेंट अकाउंट्स अल्टरनेटिवली, सडन एक्टिविटी इन इनएक्टिव एंड डोरमेंट अकाउंट, एक्टिविटी दैट डजंट मैच द एक्सपेक्टेड बिजनेस ऑपरेशंस, अकाउंट यूज फॉर सर्कुलर ट्रेडिंग, तो ये सब जब भी होगा तो वो भी एसटीआर में जाएगा। अब सर्कुलर ट्रेडिंग मतलब पता है क्या हुआ, जैसे ए और बी 2 अकाउंट है ना, तो आपस में ही ट्रांजैक्शन करते रहेंगे, ये इसको भेजेगा ये इसको भेजेगा, ठीक है, वो दिखा करके इस इनवॉइस के अगेंस्ट में मैं तुमको पेमेंट कर रहा हूँ, ये बोलेगा मैं इस इनवॉइस के अगेंस्ट में तुमको पेमेंट कर रहा हूँ, बट रियल जो है वो कुछ हो नहीं रहा है।
वो बस इसीलिए कि सेल्स का फिगर वो हाई कर सके, देखो मेरा कितना सेल्स है। देखिए क्या लिखा है, सर्कुलर ट्रेडिंग इज अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी वेयर द सेम गुड्स और एसेट्स आर ब्रॉट and sold between two or more parties repeatedly, often at inflated prices without any real economic purpose. The goal is to artificially inflate sales figure, stock prices, or create a misleading appearance of high demand or activity. This practice is illegal and can be used to manipulate market or financial statement. दिखाएगा कि मेरा इतना जो है वो सेल हो रहा है, तो हो सकता है कि वो इसके अगेंस्ट में, ठीक है, जो कुछ उसे लेना होगा, जैसे मान लोन वोन लेना होगा या फिर और भी, तो उसको मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये भी जो है इलीगल है, ये सही नहीं है। और सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में सर्कुलर ट्रेडिंग को भी रखा जाता है। अब जैसे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की मैं बात करूँ, ये सारा हम STR का पैरामीटर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार ऐसे देख लेते हैं, ठीक है, माइंड में रहेगा, एग्जाम के टाइम में शायद आप रिकॉल कर पाओगे। तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जैसे अनयूजुअली कम्प्लेक्स विदाउट अ क्लियर रीजन, नो लेजिटिमेट इकोनॉमिक पर्पस, डॉटफुल सोर्स ऑफ फंड, अपियर्स टू इन्वॉल्व इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब मान लीजिए कि कल IPO आने वाला है जोमेटो का, ऑलरेडी आ चुका है, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। आज कोई आपके बैंक में आया, बोला मुझे ना 1 करोड़ का जोमेटो का शेयर खरीदना है, मतलब ऐसा नहीं कि प्राइस रखा है, मतलब वो अकाउंट से आपके अकाउंट आपने जो फैसिलिटेट किया हुआ है उसको वो यूज़ करके आप देख रहे हो 1 करोड़ का जोमेटो का शेयर खरीद लिया, कल वो IPO आने वाला है। तो हो सकता है कि वो इनसाइडर ट्रेडिंग का पार्ट हो। इन्वेस्टमेंट मनी सेंड टू थर्ड पार्टी, ट्रांजेक्शन सीम्स टू इन्वॉल्व मार्केट मैनिपुलेशन, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन आउटसाइड द रेगुलर मार्केट। तो ये सारा का सारा जो है वो क्या है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है। अब क्या है कि वैल्यू ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे कि वैल्यू जस्ट अंडर द रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड अमाउंट इन एन अपेरेंट अटेम्प्ट टू अवॉइड रिपोर्टिंग। अब मान लीजिए कि जैसे हम लोग CTR में 10 लाख का करते हैं, अब कोई आदमी क्या करे, हर महीने ना 9,99,000 का ट्रांजेक्शन कर ले, 10 लाख नहीं होने दे, तो वो भी सस्पिशियस में जाएगा। CTR में नहीं जाएगा लेकिन STR में जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जानबूझ करके ऐसा कर रहा है कि वो थ्रेशोल्ड लिमिट को मीट नहीं कर रहा है। लार्ज सम्स बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओवरसीज ऑफ मेकिंग पेमेंट्स, ओवरसीज लार्ज सम हम भेज रहे हैं पेमेंट ऑब्लिगेशन के लिए। इनकंसिस्टेंट विद द क्लाइंट अपेरेंट फाइनेंशियल स्टैंडिंग। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, STR में जो प्राइम, सबसे प्राइम एक पैरामीटर है, यदि कस्टमर के प्रोफाइल से उसका ट्रांजैक्शन मैच नहीं कर रहा है, मान लीजिए वो इनकम सैलरी बता रहा है, काम जो है वो बिजनेसमैन वाला कर रहा है, या फिर वो बिजनेस या सैलरी में वो जितने का टर्नओवर बता रहा है उसका 2 गुना वो साल में कर रहा है, तो ये सब जो पैरामीटर है ना, तो ये सब STR में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी इन द पेमेंट पैटर्न बाय क्लाइंट, ब्लॉक डील विच डिनोट एट मार्केट प्राइस एंड प्राइस अपीयर्स टू बी आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड और डिफ्लेटेड। कोई ऐसा डील जहाँ पे मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा या बहुत कम प्राइस ये हो रहा, तो वो भी सस्पिशियस है। तो ये सारा जो है पैरामीटर जो है वो क्या है, STR से रिलेटेड है, ठीक है। तो STR में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यदि देखें तो क्या क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो लेजिटिमेट नहीं लगे। लेजिटिमेट कैसे नहीं लगे कि जो पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग, जो उसके प्रोफाइल से मैच नहीं कर रहा है, तो उसको हम लोग सस्पिशियस जो है मार्क करेंगे। हम नहीं मार्क करेंगे, प्रिंसिपल ऑफिसर मार्क करता है, और वो क्यों करता है तो उसको उसका रीज़न बताना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन का जो मतलब फ्रीक्वेंसी है, तो 7 डेज, जैसे ही मतलब आज पता चला तो विदिन 7 डेज आपको भेजना पड़ेगा FIU IND को। अगेन डायरेक्टर को ही भेजेंगे, प्रिंसिपल ऑफिसर जो है वो रीज़न बताएगा कि उसको STR क्यों मार्क कर रहा है, और आपके पास एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए रिपोर्टिंग करने के लिए। टाइमलाइन बता ही दिया, और इसके बाद जो है यहाँ पर जो है वो कुछ पैरामीटर्स थे जिसको आप एक बार देख सकते हो ऐसे ही नॉलेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट। नाउ द काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट, देखिए एज पर PMLA रूल्स रिपोर्टिंग एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू, रिपोर्टिंग एंटिटीज मतलब हो गया बैंक्स और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, to report all cash transaction where forged or counterfeit currency notes or bank notes have been used as genuine, or where any forgery of a valuable security or a document has taken place। तो किस किस सर्कमस्टांसेज में हमें करना है रिपोर्ट ये, तो जहाँ पर भी फर्ज नोट, काउंटरफिट करेंसी, नकली करेंसी यूज हुआ है, या फिर
वैल्यूएबल सिक्योरिटी को फर्ज करके कोई ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट जो है देना होता है। यदि आप इसका रिपोर्टिंग टाइम फ्रेम देखेंगे, ठीक है, काउंटरफिट का देखिए, बैंक मस्ट रिपोर्ट सच ट्रांजेक्शन टू FIUIND विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट एंड द काउंटरफिट नोट्स आर डिटेक्टेड। फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली होता है ये, ठीक है, 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। यहां पर ना ये जो रिपोर्टिंग टाइम फ्रेम है ना, ये नहीं होगा, 7 वर्किंग डेज नहीं होगा, फिर 7 वर्किंग डेज और 15 दोनों मैच नहीं करेगा, तो ये जो है हमारा क्या होगा कि 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, हमेशा जो मंथली होता है, और अगस्त में जो भी हमें मिला ये सब, तो हम लोग आगे जो है वो सितंबर 15 तक कर देंगे, ठीक है, तो ये होता है। द रिपोर्ट शुड इंक्लूड द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट ऑफ काउंटरफिट करेंसी इन्वॉल्व, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन एंड डिटेल ऑफ द कस्टमर इन्वॉल्व, तो ये सब जो है वो डालेंगे यहाँ पे। फॉर्मेट क्या है, द CCR मस्ट बी फिल्ड इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, तो इसमें भी उसका जो भी फॉर्मेट है हमारा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग फिल करके भेजेंगे। रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द बैंक इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग द CCR एंड इंश्योरिंग इट्स एक्यूरेसी। तो अभी तक आप देख लो, CTR हो, STR हो, और अभी हम CCR पढ़ रहे हैं ना, ये तीनों के तीनों हु इज रेस्पॉन्सिबल, तो प्रिंसिपल ऑफिसर इज रेस्पॉन्सिबल। प्रिंसिपल ऑफिसर को ही जो है वो क्या करना है, फिल करके भेजना है। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, बैंक शुड मेंटेन records of reported counterfeit transactions and make them available for inspection by relevant authorities, जो हमने इसे पहले भी पढ़ा था। जो भी आप रिपोर्ट भेज रहे हो FIUIND को, तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए ऑडिटर के लिए, ठीक है। Confidentiality, the details of counterfeit currency reports should be kept confidential and no information should be disclosed customer authorized unauthorized personnel, कि किसके ट्रांजेक्शन में वो मिला है या क्या कैसे, वो नहीं बताना है। तभी तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी बैकग्राउंड चेक करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जानबूझ करके किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से मिला हुआ है और हर ट्रांजेक्शन में 2-4 काउंटरफिट करेंसी रख दे रहा है ना, तो इसीलिए उसको बताना नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा CCR था। CCR में क्या क्या है कि काउंटरफिट करेंसी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को जहाँ फर्ज किया गया है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम FIUIND को डालेंगे, वही 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और प्रिंसिपल ऑफिसर विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज रिपोर्ट्स। और डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड कीपिंग के लिए क्या है कि आपके पास रहना चाहिए ऑडिटिंग पर्पस के लिए कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज। यहाँ भी होगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज में क्या होगा कि कोई भी जो मान लीजिए जिसके भी ट्रांजेक्शन में ये आपको काउंटरफिट करेंसी मिला है, उनको बताना नहीं है अनटिल और अनलेस कि जरूरी ना हो क्या आप नहीं बताएंगे, वो FIUIND देखेगा कि उस कस्टमर के वो अपना ट्रेस करेगा, उसका प्रोफाइल या जैसे भी और पकड़ेगा, ठीक है। तो ये है हमारा CCR। नेक्स्ट हमारा है क्या, NTR है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 and it rules, any non-profit organization that receives more than 10 lakhs or its equivalent in foreign currency in transaction must report these to director of FIUIND every month by 15th of next month, ठीक है। कि यदि 10 लाख से ज़्यादा ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो रिसीव कर रहे हैं, चाहे 10 लाख इंडियन करेंसी में हो या 10 लाख के बराबर फॉरेन करेंसीज में हो, मतलब उससे ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा, ठीक है, तो हमें क्या करना है, रिपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 10 लाख पीरियोडिसिटी मंथली है, और वही 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, इस महीने में जितना मिला वो अगले महीने के 15 तारीख तक भेज देना है। तो NTR में वही है, 3 चीज़, 10 लाख का हो गया आपका लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट हो गया, पीरियोडिसिटी मंथली हो गया, और यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफिसर ही ओनली जिम्मेदार होंगे उसको भेजने के लिए, रिपोर्ट्स को भेजने के लिए, प्रिंसिपल ऑफिसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, CBTR है, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट, CBTR। देखिए CBTR में क्या है कि क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर में 5 लाख या उससे ऊपर
वही इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी यदि भेजा जा रहा है, ठीक है, यदि भेजा जा रहा है तो विल बी रिपोर्टेड टू FIU-IND। मंथली है और टाइमलाइन इसका भी 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ है। यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफिसर ही जिम्मेदार होंगे रिपोर्ट भेजने के लिए। तो क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर में CBTR कितना है? 5 लाख। मुझे लगता है पहले बार ही है, जैसे कैश ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में भी 10 लाख था, STR में तो अमाउंट से कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद हमने देखा था काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट। काउंटरफिट करेंसी रिपोर्ट में कितना था? नहीं, उसमें भी अमाउंट की बात नहीं की गई थी, क्योंकि आपको 5 नोट 500 के मिल सकते हैं, 5 नोट 100 के मिल सकते हैं, 5 नोट 2000 वाला भी मिल सकता है, ठीक है। तो उसमें ये रिपोर्ट नहीं है। दूसरा है क्या कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला पढ़ रहे थे, तो उसमें 10 लाख था, यानी CTR में और NTR में, CTR और NTR में कितना था लिमिट? थ्रेशोल्ड लिमिट कितना था? इस दोनों में 10 लाख था और 5 लाख किस में हुआ है? क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर वाले में 5 लाख, ठीक है। अब एक बात और कि यदि मान लीजिए ये सारे रिपोर्ट्स आपने टाइम से नहीं दिए FIU-IND को, तो क्या होगा? ठीक है ना, तो क्या होगा? देखिए, ईच डे ऑफ डिले इन रिपोर्टिंग ए ट्रांजेक्शन कंसीडर सेपरेट वायोलेशन। पहले आप रिपोर्ट नहीं दिए वो तो अलग बात है, और हर दिन जो आप लेट कर रहे हो ना, तो वो एक सेपरेट वायोलेशन माना जाएगा। नोट सबमिटिंग, delaying or submitting incomplete report can lead to a penalties from the director of FIU-IND. Possible penalties include monetary fines. ठीक है, यदि आप डिले कर रहे हैं, इनकम्प्लीट रिपोर्ट दे रहे हैं तो उसका भी फाइन है, और यदि आप मतलब गलत रिपोर्ट दे रहे हो तो और क्या होगा, तो आपके पेनल्टीज लगाए जाएंगे, और जनरली ये मॉनेटरी होते हैं, ठीक है। और है क्या ना कि एक बार यदि लग गया, ठीक है, किसी बैंक के ऊपर, ठीक है, ये फाइन जो है, तो दिक्कत क्या है ना कि फिर एक सस्पिशियस की तरह से और भी दूसरे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं ना, आपके बैंक में कुछ भी होगा, कोई भी ऑडिटर आएगा तो वो सबसे पहले यही पूछता है कि कोई फाइन वाइन लगा है कि नहीं लगा है। तो इशूज़ बढ़ता जाता है, फिर नया सर्विसेज और इस सब में भी थोड़ा मॉनिटरिंग बढ़ जाता है, तो ये इशूज़ है। हो सकता है कि मान लीजिए फाइन 50,000 का लगा है, ठीक है, लेकिन उससे नहीं है, आपका जो नेम जो है वो थोड़ा ख़राब होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? PML में मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, जो रूल ये है हमारा PMLA 2005, तो इसमें हमें देखना है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। देखिए, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ना, ऐसे तो हम लोग पढ़े थे, CTR में भी देखा था, ठीक है, 10 साल के लिए, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि किस टाइप का कब कब रिकॉर्ड रखना होता है हमें। देखिए, एवरी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। जो भी ट्रांजेक्शन 10 लाख से ज़्यादा है, चाहे वो इक्विवेलेंट मतलब इक्विवेलेंट इन फॉरेन करेंसी, तो उसका रिकॉर्ड रखेंगे। मल्टीपल स्मॉलर कैश ट्रांजेक्शन विद इन अ मंथ दैट एड्स अप टू 10 लाख, ये सब CTR का पैरामीटर है। ऑल ट्रांजेक्शन, अब ये दोनों CTR का था, अब सारा नहीं है, ये दोनों है। ऑल ट्रांजेक्शन वेयर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स मोर देन 10 लाख इन फॉरेन करेंसी, NTR का ऐसे भी यही पढ़ा था। और कैश ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग फेक और काउंटरफिट करेंसी, तो इस सब में ये 4 केस में जो है वो आपको रिकॉर्ड रखना है। नेक्स्ट देखिए, ऑल सस्पिशियस ट्रांजेक्शन वेदर इन कैश और अदर फॉर्म्स इंक्लूडिंग डिपॉजिट, विड्रॉल एंड ट्रांसफर यूजिंग चेक, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड अदर मेथड्स, क्रेडिट और डेबिट टू अकाउंट दैट डोंट इन्वॉल्व कैश लाइक डीमैट अकाउंट्स, ठीक है, मनी ट्रांसफर और रिमिटेंसेज बोथ विद इन इंडिया और इंटरनेशनली यूजिंग मेथड्स लाइक वायर ट्रांसफर और ऑनलाइन ट्रांसफर, loan advances, investment and other financial activities like buying bonds, foreign exchange contracts or issuing letters of credit, collecting services such as collecting bills और चेक, तो ये सब भी जाता है। नेक्स्ट क्या है? ऑल इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर 5 लाख, चूंकि वायर ट्रांसफर में 5 लाख ही है। 10 लाख किस किस में था? 10 लाख एक CTR में था और हमारा एक NTR में था ना, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में था। NTR में 10 लाख था और 5 लाख किस में था? तो CBTR में था। क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट में 5 लाख था, है ना। तो अब क्या है कि ऑल इंटरनेशनल जो वायर ट्रांसफर 5 लाख से ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेनेंस होगा। और एक नया आ रहा है, ये देखिए, ये भी एक रिपोर्ट जाता है सेल और परचेज से रिलेटेड। कोई भी प्रॉपर्टी जिसका वैल्यू 50 लाख या उससे ऊपर है, ठीक है, तो वो भी जाएगा किसमें? आपको रिपोर्ट होता है और उसका रिकॉर्ड कीपिंग बैंक को करना पड़ेगा, ठीक है, 10 ईयर्स तक, ठीक है, 10 ईयर्स तक उसका जो है वो रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो रखना पड़ेगा।
तो ये हमारा था रिकॉर्ड कीपिंग से। रिकॉर्ड कीपिंग से रिलेटेड वही वायोलेशंस हैं जो हमने पीछे पढ़ा था, जो भी थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं उसको जैसे भी कोई पार कर रहा है तो हम लोग उसको जो है वो रिकॉर्ड में रख रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग। देखिए ये जो सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग है, तो नेचर ऑफ एफआईयू रिपोर्ट्स, तो ये तो आप लोगों को पता चल ही गया है कि कौन कौन सा रिपोर्ट है। जो हमने 5 रिपोर्ट पढ़ा था ना ऊपर में, तो 5 रिपोर्ट में क्या है कि एक तो है रूल बेस्ड रिपोर्ट, एक है नॉर्म बेस्ड रिपोर्ट। रूल बेस्ड रिपोर्ट में जनरली जहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट है, ठीक है ना, जैसे सीटीआर में 10 लाख हो गया, नॉन प्रॉफिट में कितना है 10 लाख है, क्रॉस बॉर्डर में 5 लाख है। कॉन्ट्रफिट करेंसी में वैसे तो थ्रेशोल्ड लिमिट कुछ नहीं है, लेकिन इसको भी रूल बेस्ड में रखा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि रूल बेस्ड रिपोर्टिंग ये हो गया। नॉर्म बेस्ड में सस्पिशियस, जहाँ पे नॉर्म्स हैं, पैरामीटर है जो ऑलरेडी बीन डिसाइडेड कि क्या क्या है, पैरामीटर्स ये है। ठीक है, आपको यदि इस पैरामीटर पे कोई भी ट्रांजेक्शन होता हुआ दिख रहा है तो विल बी रिपोर्टेड अंडर एसटीआर, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो नॉर्म बेस्ड रिपोर्ट में एसटीआर है। देखिए चूंकि हम ये रिपोर्ट पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो यहाँ पे डिस्कस करना नहीं है, ऊपर ही बहुत अच्छे से किया है हमने डिस्कसिंग। अब देखिए ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग। जब हम ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग की बात करते हैं तो ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग क्यों किया जाता है? तो ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग इसलिए किया जाता है कि भाई जो ट्रांजेक्शन कोई कस्टमर कर रहा है वो उस कस्टमर के प्रोफाइल से मैच कर रहा है कि नहीं। उस कस्टमर के प्रोफाइल से मैच कर रहा है तो भाई ओके, नहीं है तो पकड़ो उसको, है ना। इंश्योर दैट द नेसेसरी रिपोर्ट आर सबमिटेड टू एफआईयू इंडिया। दूसरा हमारा है ट्रांजेक्शन वॉच करने के लिए कि जो हमारे रेगुलेटरी जो अथॉरिटी हैं, रेगुलेटर्स हैं हमारे, तो उस रेगुलेटर्स को हम टाइम टू टाइम जो है वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर सके। नाउ द क्वेश्चन इज हु शुड बी मॉनिटर्ड, किसको मॉनिटर किया जाना चाहिए। देखिए मॉनिटर तो सबको ही किया जाता है, सिस्टम कर रहा है, ऐसा तो है नहीं कि इंडिविजुअल कि ए जो है वो 5 लोगों को देख रहा है, बी 5 लोगों को नहीं, सिस्टम है सबको देख रहा है। तो मॉनिटर हाई रिस्क कस्टमर मोर क्लोजली, जो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन है, कॉम्प्लेक्स कॉपरेटर्स हैं। कॉम्प्लेक्स कॉपरेटर्स हम लोग पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स के बारे में आगे है। ठीक है, फोकस ऑन हाई रिस्क प्रोडक्ट सर्विसेज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायमंड ट्रांजेक्शन, उसको अच्छे से देखना है। और लुक फॉर अनयूजुअल और लार्ज ट्रांजेक्शन एंड दोज नॉट कंसिस्टेंट विथ नॉर्मल कस्टमर एक्टिविटी। कोई जो है वो 5000 से ज़्यादा का कभी ट्रांजेक्शन नहीं कर, एकाएक देख रहे हैं कि लाख में वो ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो दैट शुड ऑल्सो कम अंडर आवर वॉच कि भाई क्या कर रहा है ये, है ना। तो उसको भी हम लोग जो है वो देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेथड ऑफ मॉनिटरिंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहले है क्या कि मेथड जो मॉनिटरिंग का है, ये तो हमने पढ़ा किसको। देखिए ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग में क्यों ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग होना चाहिए, तो भाई कस्टमर प्रोफाइल से मैच कर रहा है कि नहीं। दूसरा कि एफआईयू को रिपोर्ट भेजना है, मॉनिटर नहीं करेंगे तो भाई क्या लिख के देंगे। दूसरा है किसको देखना है, तो ये यहाँ हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग देखेंगे मेथड क्या है वॉच करने का, जो है वो मेथड्स जो है वो क्या है। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन बेस्ड मॉनिटरिंग। तो बैंक स्टाफ नोटिस अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस और सस्पिशियस कस्टमर बिहेवियर, स्टाफ शुड रिपोर्ट दीज ऑब्जर्वेशंस टू द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम। सबसे पहले क्या कि बैंक स्टाफ नोटिस अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस और सस्पिशियस कस्टमर बिहेवियर। यदि आपको अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस दिखे, मान लीजिए कैश कराने के लिए कोई वॉचर से यदि कराने आ गया कि अभी तक कुछ नहीं करा था और एक कस्टमर देखना डेली आ रहा है 50-50 हज़ार ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको पकड़ेंगे ना। दूसरा क्या है कि स्टाफ शुड रिपोर्ट दीज ऑब्जर्वेशन टू द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टीम। तो एएमएल का उनके पास जो होता है पोर्टल, वहाँ पे अपना डालेगा इंटरनली कि इसको अंडर वॉच रखा जाए, या फिर अपना देख लेगा, या जो भी होगा उसमें वो डाल देगा। एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिकेटर क्या है, कस्टमर अवॉइड केवाईसी रिक्वायरमेंट, कस्टमर जो है वो केवाईसी नहीं कराना चाह रहा है। कस्टमर स्टॉप्स ट्रांजेक्शन आफ्टर क्वेरीज अबाउट फंड्स, पूछ लिया 2 बार कि भाई नेफ्ट क्यों कर रहे हो, इतना ट्रांजेक्शन कहाँ कर रहे हो, तो देख रहे हैं आगे दिन से आ ही नहीं रहा वो। कस्टमर यूजेज फेक और सस्पिशियस आईडी डॉक्यूमेंट्स, कभी देखा कि आधार कार्ड फर्जी यूज कर रहा है। द कस्टमर इज विथ पीपल हु आर नॉट कनेक्टेड टू देम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि कोई ऐसा पर्सन है जो आप समझ रहे हैं कि बहुत ही अच्छा आदमी है, और कल जो है उस एरिया का जो कोई क्रिमिनल है उसके साथ उसको घूमते देख रहे हैं, तो फिर तो उस पर वॉच रखना पड़ेगा,
है ना। कम्प्लेक्स कंपनी स्ट्रक्चर और अंडर अनक्लियर ओनरशिप। देखिए कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर का मतलब ये हुआ, कंपनी स्ट्रक्चर का मतलब हुआ अ बिजनेस इज सेट अप विथ मल्टीपल लेयर्स ऑफ ओनरशिप वेयर वन कंपनी ऑन्स अनदर एंड दैट कंपनी इज ऑन्ड बाय येट अनदर ऑफन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज। मतलब ऑनरशिप जहां पे क्लियर डिफाइंड नहीं है, दैट शुड ऑल्सो कम अंडर वॉच। रिपोर्ट इन मीडिया अबाउट द कस्टमर रिलेटेड एंटिटीज। अब मान लीजिए किसी कस्टमर के बारे में कल पेपर में छप गया कि ईडी का छापा आया है, या ऐसे ही कि तस्करी में शामिल है, या कुछ भी ऐसा पता चल गया, तो दैट शुड ऑल्सो कम अंडर वॉच। तो एग्जाम्पल्स जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड मॉनिटरिंग की हम बात कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड मॉनिटरिंग में ये सारे जो है पैरामीटर इसको देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सेप्शन रिपोर्ट बेस्ड मॉनिटरिंग। तो है क्या कि एनालाइजिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम द बैंक सिस्टम दैट हाईलाइट अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। जो एक्सेप्शन मतलब क्या, कभी कभार जो कुछ हो जो नॉर्मल ट्रेंड से डेविएट कर रहा है, ठीक है ना। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट बेस्ड मॉनिटरिंग में क्या आएगा कि जैसे अनयूजुअल ट्रांजेक्शन कहीं पे हमको दिख रहा है, ट्रांजेक्शंस आर चेक्ड अगेंस्ट कस्टमर प्रोफाइल्स एंड हिस्टोरिकल पैटर्न्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल इशू। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हमें मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे कि ट्रांजेक्शन को कस्टमर प्रोफाइल के अगेंस्ट में चेक करेंगे कि भाई ये इसके द्वारा परफॉर्म हो सकता है कि नहीं, जिस टाइप का वो कस्टमर है, जिस रिस्क प्रोफाइल में वो फॉल करता है उसके अकॉर्डिंग। AML software based monitoring. The large volume and complexity of transactions make manual monitoring challenging. तो इसीलिए आजकल क्या है, सब जगह सिस्टम बेस्ड ही मॉनिटरिंग है और हर बैंक में जो है वो AML का सॉफ्टवेयर है। तो इसमें क्या होता है सिस्टम वाले में कि आपका ऑल ट्रांजेक्शन कवर हो गया, डिटेक्ट वेरियस सस्पिशियस पैटर्न, आपने रूल्स डाल दिए सिस्टम में, उस रूल्स से जो भी अलग होगा उसको वो काउंट कर लेगा सस्पिशियस में। लिंक्स ट्रांजेक्शन अक्रॉस डिफरेंट अकाउंट। अब मान लीजिए कि एक CIF में 4 अकाउंट है, ठीक है, उस 4 अकाउंट में यदि मान लीजिए डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, ठीक है, वो कर रहा है, तो सबको मिला करके भी यदि वो थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहा है तो उसको हम रिपोर्ट करेंगे। सॉफ्टवेयर फीचर शुड अलर्ट द बैंक व्हेन ट्रांजेक्शन डोंट मैच द कस्टमर रिस्क प्रोफाइल और एक्सपेक्टेड बिहेवियर। तो वहाँ पे ये हमारा हो गया AML सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग में हमने सबसे पहले देखा ऑब्जर्वेशन बेस्ड मॉनिटरिंग, दूसरा देखा एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन आ रहा है, तीसरा सॉफ्टवेयर बेस्ड मॉनिटरिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्हाट शुड बी द रूल्स फॉर जनरेटिंग अलर्ट्स, ठीक है। द इफेक्टिवनेस ऑफ AML सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन वेल डिफाइंड रूल्स फॉर अलर्ट जनरेशन। मतलब आपने कितने अच्छे से रूल्स को जो है वो सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, तो उतना अच्छा जो है वो अलर्ट जो है वो जनरेट करेगा। टाइप्स ऑफ अलर्ट क्या है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन और अनयूजुअल कैश डिपॉजिट, सडन चेंज इन अकाउंट एक्टिविटी, ट्रांजेक्शंस विथ हाई रिस्क एरियाज ऑफ और टैक्स हेवेंस, ठीक है। तो ये तीनों से रिलेटेड यदि हो, दीज आर ओनली फ्यू, मतलब ये 3 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ अलर्ट में, और भी टाइप्स ऑफ अलर्ट हो सकते हैं, दीज आर द ओनली इंपॉर्टेंट वन। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन यदि हो रहा है, सडन चेंज अकाउंटिंग एक्टिविटी में यदि हो रहा है कि कुछ भी नहीं कर रहा था, अचानक देख रहे हैं बहुत सारा ट्रांजेक्शन करने लग गया है। उसके बाद ट्रांजेक्शन विथ हाई रिस्क एरियाज और टैक्स हेवेंस, मतलब अब मान लीजिए जहाँ पे सूडान, नाइजीरिया, ऐसे कंट्रीज में जहाँ पे कोई कुछ नहीं है, तो हम देख रहे हैं अब यहाँ से पैसा लगातार भेजा जा रहा है वहाँ पे, ठीक है, जो टैक्स हेवेंस हैं। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक टू ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, देखिए जब भी हम ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है कि जो ट्रेड हो रहा है, ठीक है, 2 कंट्री के बीच में, 2 पीपल के बीच में, ठीक है, वहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए स्कोप है तो उसको ब्लॉक करना, ठीक है। अब है क्या कि लार्ज रिमिटांसेज और एडवांस पेमेंट नोट मैचिंग ट्रेड प्रैक्टिसेस। अब मान लीजिए कि ए जो है वो बी से कुछ खरीदा नहीं लेकिन इसको पैसे भेज रहा है, ठीक है, बल्क में भेज रहा है बिल्कुल, तो हम पूछेंगे ना भाई ये क्यों भेज रहे हो तुम उसको। सस्पिशियस ट्रेड डॉक्यूमेंट्स और मिसिंग इंफॉर्मेशन इन वायर ट्रांसफर। अब जैसे मान लीजिए जैसे LOC हम लोग बनाते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट बनता है ना, तो उसमें डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन होता है। अब मान लीजिए जब आप देख रहे हो कि इसको पैसे भेज रहा है किसी के लिए और देख रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन ठीक से है ही नहीं, ठीक है, तो वायर ट्रांसफर तो तभी होगा। मान लीजिए वायर ट्रांसफर हो रहा है डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, ठीक है,
और देख रहे हैं कि ये फेक एलओसी बना करके वो जो है वो पैसे भेज रहा है या ले दे रहा है, तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा अलर्ट्स में, उसको हम लोग वॉच में रखेंगे। एनालिसिस ऑफ अलर्ट्स, एग्जामिनिंग अलर्ट्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन जेन्युइन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एंड फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव जानते हैं क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि सिस्टम में हम लोग एक रूल डाल देते हैं, ठीक है, और वो फ्लैग करने लगता है, लेकिन एक फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट में क्या है कि जो मिस्टेकनली फ्लैग समथिंग एज अ प्रॉब्लम व्हेन इट इज नॉट एक्चुअली एन इशू, ठीक है, कोई इशू मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सिस्टम फिर भी उसको फ्लैग कर रहा है, ठीक है, तो फॉल्स पॉजिटिव होता है वो। तो जो सस्पिशियस, जेन्युइन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एंड फॉल्स पॉजिटिव। अब मान लीजिए सिंपल, मैं एक एग्जांपल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मैंने सिस्टम में डाल दिया हुआ है कि 5 लाख से ऊपर का कोई भी ट्रांजैक्शन यदि ओड आवर्स में, ओड आवर्स मतलब मान लीजिए रात में 1 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे के बीच में होता है, ठीक है, तो उसके बारे में मुझे रिपोर्ट दे दो, सिस्टम को दे दिया है। अब मान लीजिए कि 1 से 4 बजे में हो सकता है, जेन्युइन भी हो सकता है, कुछ इधर उधर का भी हो, ठीक है, तो जो जेन्युइन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है और जो फॉल्स पॉजिटिव है, तो दोनों में डिफरेंशिएट करना देखना पड़ेगा कि भाई फॉल्स पॉजिटिव कौन है और जेन्युइन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो है वो कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, AML एनालिसिस रिव्यू कस्टमर प्रोफाइल एंड ट्रांजैक्शन हिस्ट्री टू असेस द वैलिडिटी ऑफ अलर्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कस्टमर का प्रोफाइल, देखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन सच में वो किया होगा कि नहीं, ठीक है, तो AML एनालिस्ट जो है वो सब देखेगा। फाइन ट्यूनिंग अलर्ट्स जनरेशन टेक्निक क्या है? तो सबसे पहले क्या कि वाइट लिस्टिंग, रूल्स मैनेजमेंट एंड थ्रेशोल्ड सेटिंग। तो वाइट लिस्टिंग में एक्सक्लूडिंग नॉन लेजिटिमेट अकाउंट्स फ्रॉम रिपीटेड अलर्ट्स, एक्सेप्शन लिस्ट में डाल देंगे कि भाई इसके लिए अलर्ट नहीं है, जो पता है कि ये इससे सही ट्रांजैक्शन ही हो रहा है तो उसको हटा देंगे, वाइट लिस्ट कर देंगे, उसको अलाउ कर देंगे, ठीक है। रूल्स मैनेजमेंट, एडजस्टिंग रूल्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड कस्टमर प्रोफाइल्स, ठीक है, कि डिफरेंट प्रोडक्ट और कस्टमर प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग रूल्स का एडजस्टमेंट तो होगा, सबके लिए एक ही रूल तो नहीं चलेगा। अब मान लीजिए करेंट अकाउंट वाला बहुत ट्रांजैक्शन करता है लेकिन सेविंग वाला कम करता है, तो दोनों के लिए रूल्स अलग अलग रखेंगे ना। थ्रेशोल्ड सेटिंग में क्या है? डिटरमाइनिंग द राइट अलर्ट थ्रेशोल्ड टू बैलेंस सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी। थ्रेशोल्ड सेटिंग्स में क्या है कि डिटरमाइनिंग द राइट अलर्ट थ्रेशोल्ड टू बैलेंस सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी, कि थ्रेशोल्ड लिमिट जो भी आप रखोगे, तो एक तो रेगुलेटरी नॉर्म्स जो है उसके अकॉर्डिंग रखोगे और कस्टमर प्रोफाइल या देख करके कि भाई कैसा रखना है मुझे, तो ये तीनों चीज़ जो है हमें मेंटेन करना पड़ता है। एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग, तो आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग आ गया है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हो गया, तो इस सब का भी यूज़ हम लोग अलर्ट जनरेशन में करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा सा 1-2 केस स्टडी देखेंगे, ठीक है, और फिर ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे भी बहुत लंबा जा रहा है ये। देखिए पहला केस स्टडी हम लोग देख रहे हैं क्या कि एक अकाउंट होल्डर है मिस्टर ए, और ये बोलता है कि हम सैलरीड एम्प्लॉय हैं, ठीक है, मान गए, बैंक वाले को बोल दिया, बैंक वाला समझ गया हाँ भाई सैलरी वाला है ये। देखिए सैलरी वाला ना क्या होता है ना, सेफ कस्टमर होता है ना, कि पता है कि इतना पैसा आएगा, 10-20% साल में बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मान लिया IT में ज़्यादा भी बढ़ता है, ठीक है, तो है कि हाँ चलो बढ़ेगा, मतलब एक सेफ है, लो रिस्क में हम लोग जनरली उसको रखते हैं। तो अकाउंट एक्टिविटी क्या है कि इन द फर्स्ट 3 months मिस्टर ए डिपॉजिटेड मेनी स्मॉल अकाउंट्स ऑफ कैश इनटू इट्स सेविंग अकाउंट। द टोटल अमाउंट ऑफ दिस डिपॉजिट वाज मोर देन 1.5 times हिज डिक्लेयर्ड एनुअल इनकम। राइट आफ्टर डिपॉजिटिंग द मनी ही विड्रॉज इट पुशिंग मल्टीपल डिमांड ड्राफ्ट्स फेवरिंग मिस्टर XYZ लिमिटेड। अब देखिए आप, मिस्टर ए आते हैं, ये बोलते हैं क्या कि मेरा 1 लाख जो है वो मंथली सैलरी है, ठीक है, तो मान लीजिए कि एनुअल इनकम इसका क्या हो गया, 12 लाख हुआ है ना। अब लेकिन देखते हैं कि 3 महीने में ही ये जो है वो 18 लाख का ट्रांजैक्शन कर चुका है। भाई कैसे पॉसिबल है ये बताओ आप? पॉसिबल नहीं है उसे, यदि वो एनुअल इनकम उसका 12 लाख है और 3 महीने में ही वो 18 लाख का ट्रांजैक्शन कर लेता है, 3 महीने में 3 लाख का ट्रांजैक्शन करना चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स देखिए क्या क्या आया। द कैश डिपॉजिट वर एक्चुअली पेमेंट फ्रॉम बायर ऑफ गारमेंट्स फ्रॉम मिस्टर XYZ, मतलब ये सैलरीड नहीं थे, झूठ बोल रहे थे, ये व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। एंड इंटरनेट सर्च showed that XYZ Limited was involved in multi level marketing scheme, ठीक है, many customer complaints against it। और ये जो XYZ था, मेसर्स XYZ, ठीक है,
ये मैं अब देखिए, कैश डिपॉजिट वर एक्चुअली पेमेंट फ्रॉम बायर्स ऑफ गारमेंट्स फ्रॉम इतना, यानी कोई भी गारमेंट यदि XYZ से लिया था तो उसके अगेंस्ट में पेमेंट ये बाबू रिसीव कर रहे थे। अब यहां पर ये खेल क्या कर रहे थे, एक तो सैलरीड नहीं थे, झूठ बोले वो, दूसरा क्या कर रहे थे कि मल्टीपल लेवल मार्केटिंग। देखिए क्या होता है, ऐसा बिजनेस मॉडल जहां पे इंडिविजुअल है डायरेक्टली सेल मतलब करता है कंज्यूमर्स को, और दूसरा वो एजेंट भी रिक्रूट कर लेता है, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स अर्न कमीशन नॉट ओनली फ्रॉम देयर ऑन सेल्स बट ऑल्सो फ्रॉम द सेल्स मेड बाय द पीपल दे रिक्रूट, जिसको हम डाउनलाइन कहते हैं। मतलब उसने कुछ लोगों को रिक्रूट कर रखा है जो बेच रहा है, और बेचकर जो पैसे आ रहे हैं वो अपने इसमें डाल रहा था। तो ये तो गलत है ना। मान लीजिए ये सैलरीड कह करके यहाँ पे ये कर रहा है, तो ये तो ऐसे तो लो रिस्क में है। तो अब जैसे ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बिजनेसमैन का है और इतना सारा इसमें पैसे आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर वॉच आ जाएगा। अब की फाइंडिंग्स यहाँ पे क्या क्या मिला, मेनी स्मॉल कैश डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, मल्टीपल डीडीज इशूड फ्रॉम द अकाउंट टू द सेम कंपनी ऑन द सेम डे। जैसे यहाँ पे देखिए ना डीडी, अब देखिए क्या कर रहा था, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं। ये बंदा बोला मैं सैलरीड हूँ और 3 महीने में ही एनुअल टर्नओवर का 1.5 गुना वो जो है वो 1.5 टाइम्स जो है वो उसके अकाउंट में डिपॉजिट आ गया था। अब वो अपने अकाउंट से डीडी इशू कर रहा है, किसको, XYZ के लिमिटेड के लिए। मतलब वो उस कंपनी का पैसा अपने अकाउंट में किया, उसके नाम से डीडी इशू कर दिया, और वो डीडी फेक होगा, ठीक है, वो किसी और के अकाउंट में वो जाएगा वहां से पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंडिंग्स क्या क्या मिला, मल्टीपल डीडीज इशूड फ्रॉम द अकाउंट टू द सेम कंपनी ऑन द सेम डे, ट्रांजेक्शन्स नॉट मैचिंग द टिपिकल बिहेवियर ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय। वो तो मैं पहले बता दिया कि भाई नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय का एक बार इनकम आएगा मंथ में, डेली कहाँ से पैसा आएगा उसके अकाउंट में। लिंक फाउंड टू अ कंपनी इन्वॉल्व इन MLM एक्टिविटीज की मल्टीपल लेवल मार्केटिंग में ये कंपनी इन्वॉल्व है। पब्लिक कंप्लेंट्स अगेंस्ट द कंपनी, वो भी इंटरनेट पे उसे मिल गया था, ठीक है। अब ये इसको जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को बता दिया जाएगा और फिर वो उनको पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक केस स्टडी था। दूसरा केस स्टडी देखिए क्या है कि जैसे कंपनी एक XYZ लिमिटेड है, इसके डायरेक्टर हैं A और B, बता रहे हैं मैं क्लोथ ट्रेडर हूँ, और रिलेटेड कंपनी मिस्टर A एंड B वर ऑल्सो डायरेक्टर ऑफ 3 अदर कंपनीज ABC, DEF एंड PQR, ऑल विथ अकाउंट्स एट द सेम बैंक ब्रांच। एक ही ब्रांच में इस सब कंपनी का अकाउंट है। एक LMN कंपनी है जिसके C और D है, ये भी क्लोथ ट्रेडर है, ये भी डायरेक्टर जो है वो STR, GHI, JKL में है, ऑल्सो विथ अकाउंट एट द सेम बैंक एंड ब्रांच। शेयर डिटेल, ऑल दिस कंपनी यूज द सेम एड्रेस एंड ईमेल ID, एक ही एड्रेस है और एक ही ईमेल ID जो है वो सबका है। सस्पिशियस एक्टिविटी क्या हो रहा था कि विद इन 5 वीक्स ऑफ ओपनिंग मिस्टर XYZ लिमिटेड अकाउंट्स डिपॉजिट एक्सीडेड 60% ऑफ द कंपनी डिक्लेयर्ड एनुअल इनकम। मतलब जो साल भर में वो करते उसका 1.6 टाइम्स जो है वो विद इन अ मंथ इन्होंने 5 वीक में जो है वो जमा कर दिया। 7 ऑफ द 8 अकाउंट्स रिसीव्ड कैश डिपॉजिट ऑफ लेस देन 10 लाख रुपीज। ये देखिए कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे जस्ट थोड़ा सा कम कर रहे हैं कि हमारा रिपोर्टिंग ना हो। Money from these account was quickly transferred to Messrs XYZ Limited account at the same branch, and some were sent via NEFT to another bank. Further transfers, Messrs XYZ Limited then sent money via RTGS to 3 other account companies with account and different banks. अब इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग्स देखिए क्या क्या पक्का होगा कि ये सिर्फ पेपर पे कंपनी होगा। None of the companies were found at the provided address and the director were not found at their given home address. Fake ID proof. The ID proof provided by the director were fake and didn't match any records. अब इसका फाइंडिंग्स क्या क्या है, कैश डिपॉजिट वर जस्ट बिलो द 10 लाख, उनको पता है कि 10 लाख से ऊपर रहेगा तो हमारा रिपोर्ट हो जाएगा, तो उसे बिलो रख रहे थे। फंड वर क्विकली ट्रांसफर्ड इनटू सिंगल अकाउंट, इधर से लेकर के वो सिंगल अकाउंट में डाल दिया, फिर वहां से नेफ्ट RTGS करके कहीं और लेके चले गए। मनी वाज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड आउट विद नो अदर बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन, वो नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन था। कॉमन एड्रेस एंड ईमेल ID फॉर ऑल 8 कंपनीज, सारे कंपनीज के जो है वो एड्रेस और ईमेल ID कॉमन था। कंपनीज एंड डायरेक्टर्स कुड नॉट बी फाउंड एट देयर प्रोवाइडेड एड्रेसेस एंड ID प्रूफ प्रोवाइडेड बाय डायरेक्टर वाज फेक। तो ये जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है पक्का, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें कई सारा हमें ट्रिगर पॉइंट मिल रहा है कि 10 लाख से कम रख रहा है, एक ही एड्रेस यूज़ कर रहा है, एड्रेस जो है वो फेक है, ईमेल ID सेम है, बिजनेस ट्रांजेक्शन वो कर नहीं रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
आइए नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रोप्राइटर मिस्टर ए है। डिक्लेयर्ड एक्टिविटी बोलता है कि हम इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, स्टील कॉइल्स जो है वो लाते ले जाते हैं। विद इन फर्स्ट 6 months द अकाउंट रिसीव्ड लार्ज आरटीजीएस पेमेंट फ्रॉम 7 डिफरेंट फॉर्म्स एंड दीज पेमेंट वर क्विकली सेंट आउट टू 4 अदर अकाउंट। यानी इधर जो है वो 7 अकाउंट से मिले, ठीक है, और इधर जो है वो क्या हुआ कि 4 अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, यानी इन 7 से मिल करके, ठीक है, ये मिल करके इस 4 में चला गया। अब क्या सस्पिशियस एक्टिविटी क्या है कि नो फिजिकल प्रेजेंस व्हेन चेक द कंपनी डिडंट एग्जिस्ट at the address provided by Mr. A couldn't be reached out on the phone number given. Further checks revealed that 5 other accounts opened under different names but all connected to Mr. A. One of these accounts was in name of Messrs. PQR, supposedly owned by Mr. B, but the photo on the account was same as Mr. A. 4 other accounts were under private company Mr. C as the director, but again the photo was the same Mr. A's. 6 more account were identified were the same remitter sent money. की इंडिकेटर इसका क्या है वो देख लीजिए। हाई वैल्यू ट्रांसफर टू न्यूली ओपनड अकाउंट, आरटीजीएस पेमेंट वर क्विकली सेंट ओवरसीज, जो भी पैसा आया उसको इंडिया से बाहर जो है वो भेज दिया गया, ठीक है। सेम रिमीटर वर इन्वॉल्व इन मल्टीपल अकाउंट ओपनड बाय द सेम पर्सन यूजिंग फेक आइडेंटिटीज, एक ही रिमीटर है, ठीक है, फेक आइडेंटिटी का यूज करके जो है अकाउंट ओपन किया गया था। 2 of them remitter firms also had account and were receiving RTGS from the other remitters. The company was not found on the provided address. The proprietor was not reachable by phones. मतलब सब कुछ फर्जी। तो ये भी एक जो है वो हमारा AML का केस है। लास्ट जो हमारा है इसमें, इस चैप्टर में ये देखना है कि किस टाइप का रिकॉर्ड हम लोगों को जो है वो मेंटेन करके जो है वो रखना है। देखिए, बैंक मस्ट कीप records of all transaction to be able to reconstruct them if needed. This includes cash transaction, cross border transaction, मतलब टाइम आने पे जब मान लीजिए जरूरत हो तो हम ये सब जो है एक मैच करने के लिए किया जाएगा ना, ठीक है। किसी कस्टमर को या किसी ऐसे पर्सन को इवेल्युएट कर रहे हैं तो उसका तो सब कुछ निकालेंगे, कैश ट्रांजेक्शन कितना किया, वायर ट्रांसफर कितना किया, ठीक है। कॉन्टरफिट करेंसी ट्रांजेक्शन, रिसिप्ट फ्रॉम नॉन प्रोफिट एंटिटीज एंड सस्पिशियस ट्रांजेक्शन, ये सारे रिकॉर्ड्स आप लोगों को रखना पड़ेगा, मतलब बैंक को रखना पड़ेगा। ईच रिकॉर्ड शुड इंक्लूड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट ऑफ करेंसी, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड पार्टीज इन्वॉल्व, किस किस को कौन भेजा। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, बैंक नीड टू कीप डॉक्यूमेंट्स दैट प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर एंड देयर बेनिफिशियल ऑनर। दिस इंक्लूड्स एड्रेस प्रूफ, ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ्स भी तो रखना पड़ेगा ना। अदर डॉक्यूमेंट्स में हो गया क्या कि बैंक शुड ऑल्सो कीप रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस and account files. This include email related to transactions, correspondence with law enforcement agencies and report filled with the financial intelligence report, मतलब यूनिट जो भी FIU को रिपोर्ट आपने किया है तो वो सब भी हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। ईमेल हो गया, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कुछ करस्पॉन्डेंस है वो हो गया, FIU को जो रिपोर्ट भेजा वो हो गया। अब रिटेंशन पीरियड देखिए क्या है। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कीप फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उसके 5 साल बाद तक आपको रखना है। आइडेंटिटी एंड KYC डॉक्यूमेंट्स कीप फॉर 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप और अकाउंट क्लोजर विच एवर इज लेटर। 5 साल आइडेंटिटी एंड KYC डॉक्यूमेंट के लिए क्या है कि मान लीजिए कि कोई 10 अगस्त 2024 को आपके साथ अकाउंट क्लोज कर लिया, ठीक है, तो 10 years आपको, तो इसमें मिनिमम जो आपको रखना पड़ेगा वो क्या रखना पड़ेगा, 10 अगस्त 2029 तक जो है आपको रखना पड़ेगा ये, ठीक है। एंड ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप और अकाउंट क्लोजर विच एवर इज लेटर। अदर डॉक्यूमेंट सेम एज अबव कीप फॉर 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप और अकाउंट क्लोजर, मतलब सब में यही है, जो भी रिटेंशन रिकॉर्ड है ना वो 5 years है, ये याद रख लीजिए, कहीं भी डेविएशन नहीं है। स्पेशल नोट क्या है कि इफ देयर आर लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स keep the records until the proceedings are concluded, typically starting from the end of the date of court judgment, ठीक है। यदि मान लीजिए लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग चल रहा है तो जब तक वो कंक्लूड नहीं हो जाएगा तब तक आपको जो है वो रखना पड़ेगा। और हाउ टू मेंटेन रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड शुड बी केप्ट इन अ वे दैट अलाउज फॉर इजी एंड क्विक रिट्रीवल। अब आप फाइल्स के रूप में रखेंगे, ठीक है, फिजिकल वे में, तब तो आप कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे,
तो ऐसे रखना चाहिए कि आपको कोई बोले और आप तुरंत जो है उसको प्रोड्यूस कर पाओ। दे कैन बी स्टोर्ड आइदर इन फिजिकल फॉर्मेट और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एज लॉन्ग एज दे आर एक्सेसिबल। तो आप दोनों में से आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग जो है ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर, ठीक है। अगेन यदि आप IABF सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो गिकी बैंकर को ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेक्चर चैप्टर वाइज लेक्चर्स मिल जाएगा, MCQs मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर, चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, ठीक है। आप iOS या एंड्रॉयड किसी भी फ़ोन पे आप एक्सेस कर सकते हो, लैपटॉप पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ऑफलाइन PDF को आप सेव कर सकते हो, आप प्रिंट नहीं कर पाएंगे लेकिन आप ऑफलाइन सेव कर पाएंगे, ठीक है, आपको देखने के लिए। और ये हमारा जो है वो मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो आपका कुछ भी सजेशन रिक्वेस्ट हो तो आप यहाँ पे बता सकते हैं मुझे, कुछ भी इशूज़ हैं कोर्स में या कुछ भी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ये हमारा चैनल है डिस्कशन के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।